इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे हाउस स्टार्क की ओरिजिन कैसे हुई। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के लिए तुम्हें गार्थ ग्रीनहैंड वाला वीडियो और लेनिस्टर वाला वीडियो देख लिया हो, यह मैं होप करके चल रहा हूँ। तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल स्पॉयलर्स के साथ में। तो देखो, गार्थ ग्रीनहैंड वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो लीजेंड से रिच वाले लोग हैं उनका कहना है कि सबसे फर्स्ट गार्थ ग्रीनहैंड था और उसके बाद में ये सारे नॉर्थ के हाउसेज आए थे। अब उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि हाउस डस्टिन नॉर्थ की तरफ से क्लेम करता है कि गार्थ ग्रीनहैंड कोई भी बंदा नहीं था, ये बस एक फैंटेसी कैरेक्टर है। हमारा एंसेस्टर ही सबसे ज़्यादा पुराना था और हम ही सबसे फर्स्ट मैन के फर्स्ट लीडर थे। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि नॉर्थ की तरफ से सबसे बड़ा क्लेम ये हाउस डस्टिन क्यों कर रहा है, हाउस स्टार्क क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सबसे पुराना और नोबल हाउस तो वो है, फिर उसका क्लेम होना चाहिए। हाउस डस्टिन क्यों कर रहा है? तो यहीं से अपनी वीडियो की शुरुआत होती है। तो सबसे फर्स्ट तुम ये समझ लो कि हाउस स्टार्क सबसे पुराना हाउस नहीं है। नॉर्थ में हाउस स्टार्क के आने से पहले उस टाइम पर हाउस डस्टिन प्रेजेंट था। हाउस डस्टिन का राज था बोरोलैंड्स और इसके आसपास की जगह पर। ये बोरोलैंड्स विंटरफेल से थोड़ी सी दूर की जगह को बोरोलैंड्स कहा जाता है। ये ज़मीन बिल्कुल समतल होती है और यहाँ पर सिर्फ एक ही पहाड़ी प्रेजेंट है। उस पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे पहले के जायंट्स और जो बोरोलैंड्स के बोरो किंग्स होते थे उनकी लाशों को दफना रखा है। तो ये हाउस डस्टिन बहुत ज़्यादा पुराना और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। नॉर्थ में इसके मुकाबले में कोई और हाउस था ही नहीं। हाउस स्टार्क तो बहुत बाद में आया। हाउस स्टार्क के ओरिजिन करने वाले बंदे का नाम है ब्रेंडन द बिल्डर। इस बंदे के मदर फादर कौन है इस बारे में हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में ये ज़रूर लिख रखा है कि इस बंदे का जन्म कहीं न कहीं साउथ के रीच साइड में हुआ था। वहाँ से ये एक नाम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बिल्डर था, जिसने बचपन में डूरेन गॉडग्रिफ्स के किला स्टोमलैंड बनाने में भी हेल्प की थी। अब ये डूरेन गॉडग्रिफ्स कौन है वो अगली वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद में ये कुछ बड़ा हुआ और फिर ये नॉर्थ की साइड में आ गया। नॉर्थ के अंदर आके इसने सबसे बड़ा लीजेंडरी काम ये किया कि वॉल को इसी बंदे ने बनवाया। अब वॉल को बनाने के पीछे कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट का जादू भी है और जायंट्स की हेल्प। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो आइसले ऑफ फेजर्स के अंदर पैक्ट हुआ था, जिसके अंदर फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के बीच में डील होती है, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में ये डील हुई थी कि फर्स्ट मैन विलेज के रूप में रह सकता है वेस्टरोस में, लेकिन वो कभी भी गॉडवुड या फिर कोई से भी और पेड़ों को नहीं काटेगा और कभी भी फॉरेस्ट के अंदर नहीं आएगा। अब इस टाइम तक फॉरेस्ट बहुत सारे वेस्टरोस के अंदर प्रेजेंट थे और बहुत सारे फर्स्ट मैन के गाँव भी बन चुके थे। तो गाँवों के अंदर फर्स्ट मैन रहेगा और जो फॉरेस्ट है उनके अंदर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट रहेंगे। ये पूरी एक तरीके से डील हो चुकी थी। तो ये सबसे फर्स्ट ब्रेंडन द बिल्डर नॉर्थ के अंदर आता है और यहाँ पर विंटरफेल वाला जो जगह है वहाँ पर घर बनाकर रहना शुरू करता है। अब विंटरफेल के पीछे अगर तुम जानते हो तो वहाँ पर वोल्फवुड है, जो कि एक बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पर कि अब तो स्टार्क्स के किंग शिकार के लिए जाते, लेकिन पहले वहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट रहते थे। तो ये बहुत सारे चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और जायंट से दोस्ती कर लेता है और उनसे उनकी भाषा सीख लेता है। अब इस बंदे ने ये लीजेंडरी काम कर दिया जो वेस्टरोस के अंदर गार्थ ग्रीनहैंड, जो कि एक फैंटेसी कैरेक्टर है अगर नॉर्थ वालों की बात माने तो, सिर्फ वही बंदा कर पाया था, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट से बात करना। अब गेम ऑफ थ्रोन शो के अंदर तो अपन ने देखा कि ब्रान चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट से बात करता है, लेकिन वो एक असली चीज़ नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स की अगर पूरी दुनिया में मान के चले तो सिर्फ 2 से 4 लोगों ने चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट अभी तक बात की है और उसके अंदर ब्रांड द बिल्डर भी एक बंदा है। देखो, बाद में ये ब्रांड द बिल्डर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को कन्विंस कर देता है कि हम एक वॉल को बनाएंगे जो कि इस दुनिया को और नॉर्थ के बियॉन्ड द नॉर्थ वाली दुनिया को सेपरेट कर देगी आपस में। तो फॉर्मेशन ऑफ वॉल को लेकर लीजेंड्स का कहना है कि इसको बनाने के लिए जायंट्स बहुत बड़े बड़े आइस क्यूब्स को लेकर आए थे और उनको चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने अपने मैजिक से आपस में जोड़ दिया और ये सारी पूरी जो इंजीनियरिंग थी वो ब्रेंडन द बिल्डर की थी, जिससे पूरी 700 फीट ऊंची और 300 मील लंबी द वॉल बन गई। देखो, इसके अलावा ब्रेंडन द बिल्डर ने विंटरफेल का किला भी बनाया। अब देखो, पूरा विंटरफेल तो इसने नहीं बनाया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पार्ट इसी ने बनाया। और जो क्रिप्ट्स ऑफ विंटरफेल है, यानी कि वहाँ का तलघर टाइप का, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि अभी तक उसको किसी भी जिंदा इंसान ने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है। शायद जब पिछली लॉन्ग नाइट आई थी उस टाइम फूड स्टोरेज या फिर लोगों के रहने के लिए ये जगह बनाई गई थी। इसके अलावा जो साउथ में हाई टावर है जो कि 800 फीट ऊंचा है, वॉल से भी 100 फीट और ऊंचा, उसको बनाने में भी ब्रेंडन द बिल्डर की हेल्प थी। उसको स्टार्टिंग में इसलिए बनाया गया था जिससे शिप्स को डायरेक्शन या फिर यूँ बोलो लाइट हाउस के रूप में बनाया गया था। स्टार्टिंग में वो टावर लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन इस ब्रेंडन द बिल्डर ने उसको पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पत्थर से बनाई। देखो, जब द वॉल बनाई गई थी तब जो वॉल के साउथ की साइड में थोड़ी ज़मीन है, वो ये सारी ज़मीन इसने नाइट सोच को गिफ्ट कर दी थी। इसको द गिफ्ट नाम से कहा जाता है।
और इस ज़मीन पर जितने भी घर हैं वो सारे किसी भी लीज लोड किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते नॉर्थ वालों के, वो पूरी वॉल के कंट्रोल में आती है ज़मीन, और वहाँ के लोग भी वॉल के अंडर में आते हैं। देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि नॉर्थ के अंदर हाउस डस्टिन बहुत पुराना और पावरफुल हाउस था, तो ये बोरोलैंड्स के यहाँ पे प्रेजेंट था, और यहीं से थोड़ा सा दूर विंटरफेल में स्टार्क्स का नया हाउस बन गया था। तो अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें तो रह नहीं सकती, तो नॉर्थ के ये दोनों स्ट्रॉन्ग हाउसेस के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। देखो, स्टार्टिंग के अंदर तो स्टार्क्स के काफ़ी ज़्यादा लोग मरते हैं, लेकिन फिर स्टार्क्स की तरफ से भी एक तगड़ा वार आना शुरू हो जाता है, और ये लड़ाई काफ़ी लंबी चल जाती है, जनरेशंस दर जनरेशंस हो जाती है, और उसके बाद में पूरे 1000 साल हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों हाउसेस के बीच में लड़ाई जारी ही रहती है। अब इसके बाद में जो भी नॉर्थ के छोटे मोटे वेसल लॉर्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे स्टार्क्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और इसका रीज़न होता है कि स्टार्क्स एक प्योर और अच्छा हाउस होता है हाउस डस्टिन के कंपेयर में। इसके अलावा वो स्टार्क्स ही थे जो द लॉन्ग नाइट में वाइट वॉकर्स के खिलाफ चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के साथ में मिलकर लड़े थे, और इनके अलावा इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। तो धीरे धीरे इनका पलड़ा भारी हो जाता है, लेकिन पूरे 1000 साल लड़ने के बाद में लास्ट में जो बोरोलैंड्स के बोरो किंग्स होते हैं वो भी विंटरफेल के स्टार्क्स के सामने घुटने टेक देते हैं, और यहाँ से ये जो हाउस डस्टिन होता है वो वेसल लॉर्ड बन जाता है हाउस स्टार्क का। अब बोरोलैंड्स का इनके सामने घुटने टेकना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि 1000 साल तक अलग अलग सेपरेट हाउसेस के रूप में रहकर नॉर्थ के सारे हाउसेस को समझ में आ जाता है कि नॉर्थ की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है, यहाँ पर पहले से कुछ उगता नहीं है, और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, वाइल्डिंग्स का खतरा है, वाइट वॉकर्स का भी सबसे फर्स्ट इन्हीं को खतरा है, तो ये सब एक यूनाइटेड रूप में ही सबसे ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। तो इस तरीके से स्टार्क्स पूरे नॉर्थ के ऑफिशियली राजा बन जाते हैं। देखो, ये राजा बनने से पहले जो भी सारे किंग्स होते थे जो सिर्फ विंटरफेल के होते थे उन्हें किंग ऑफ विंटर कहा जाता था, और उसके बाद में भी किंग ऑफ विंटर ही कहा जाने लगा, लेकिन बाद में जाके ये नाम मिट गया और उसके बाद में किंग ऑफ नॉर्थ कहने लग गए अपने आप को ये। अब अपन डूरेंट गॉडग्रिफ यानी कि जिसने हाउस डूरेंडोन की शुरुआत की उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कैरेक्टर भी सबसे फर्स्ट एज ऑफ हीरोज़ के टाइम का ही है, और ये प्रेजेंट होता है साउथ की साइड में। देखो, लोकेशन के हिसाब से इसका घर यानी कि इसका कासल थोड़ा सा समुद्र के पास में ही होता है। इसको प्यार हो जाता है एलिनी नाम की एक लड़की से जो कि गॉडेस ऑफ विंड है यानी कि हवा की देवी, और उसके पेरेंट्स भगवान माने जाते हैं जो कि सी गॉड्स है। अब इन दोनों के प्यार थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर ये दोनों शादी करने की सोचते हैं। तो जो एलिनी होती है वो अपने पेरेंट्स सी गॉड से परमिशन मांगती है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो नहीं चाहते किसी ह्यूमन के साथ में हमारी जो बेटी है गॉडेस से वो शादी करे, लेकिन फिर भी ये दोनों उनकी बात नहीं मानते। और जो डूरेन है, इसका जो कैसल प्रेजेंट होता है समुद्र के पास में, वहीं पर इन दोनों की शादी का प्रोग्राम रखते हैं। अब जिस दिन इनकी शादी होती है उसी दिन समुद्र के अंदर बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये स्टॉर्म सी गॉड्स के द्वारा जो गुस्सा किया गया उसी का रिजल्ट है। अब इस तूफान के अंदर ये जो कैसल होता है डूरोन का वो टूट जाता है, और उसके अंदर जो भी गेस्ट आए होते हैं और इसके सारे फैमिली रिलेटिव्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं, एक्सेप्ट ये और इसकी एलिनी, ये दोनों बच जाते हैं। और वो भी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि एलिनी इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है इसलिए। अब इस चीज़ से डूरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो ये जो सी गॉड्स होते हैं इन्हीं के खिलाफ एक बहुत बड़े युद्ध की घोषणा कर देता है। इसकी युद्ध की सबसे फर्स्ट और प्राइमरी चीज़ ये होती है कि मैं वहीं पे वापस कैसल बनाऊंगा, और स्ट्रॉन्ग कैसल जो कि उस स्टॉर्म का सामना कर सके जो सी गॉड्स मेरे ऊपर भेज रहे हैं। तो ये अपना वापस कैसल बनाता है बहुत बड़ा सा, लेकिन जैसे ही बन के कम्प्लीट होता है वैसे समुद्र में से एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और इसका पूरा कैसल बिखर जाता है। ये वापस कोशिश करता है, सेकेंड बार भी पूरा बन के तैयार होता है। हर बार ये पिछली बार से बड़ा बनाता जा रहा होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन ऐसे करते करते कि इसके 5 बार बन जाता है, और 5 बार जो सी गॉड्स की तरफ से सुनामी आती है वो इसको तोड़ देती है। अब बार बार इसके कैसल टूटने की वजह से ये बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। 6ठी बार ये पिछले सारे जितने भी बनाए थे उन सबसे बड़ा और वापस स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन इस बार भी जो सी गॉड्स की तरफ से सुनामी आती है, आंधी तूफान स्टॉर्म, उसके अंदर टूट जाता है। अब यहाँ पर इसकी पूरी आशा हार चुका होता है ये। इसको लगता है अब मैं कैसल नहीं बना सकता हूँ और ये सी गॉड्स को फेस नहीं कर सकता हूँ। अब यहीं पे कहानियों के अंदर बताया हुआ है कि ब्रेंडन द बिल्डर आता है और कैसल बनाता है। कुछ कहानियों के अंदर बता रखा है कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने ये जो 7वीं बार कैसल बना उसको बनाने में हेल्प की। अब जो इस बार जो बन के कैसल तैयार होता है उसका नाम होता है स्टॉर्म, जो कि पिछले वालों सबसे बड़ा होता है, और ये वाला कैसल जो सुनामी आती है समुद्र की तरफ से उसको रेजिस्ट कर देता है और बिना टूटे वहीं पे टिका रहता है।
इस तरह फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म एंड होता है और उसके बाद में जितनी भी सुनामी आती है वो स्टॉर्म एंड का किला झेल लेता है। अब यहाँ से डूरेंट गॉडग्रीव के हाउस डूरेंडोन की शुरुआत होती है और इस किंग को फर्स्ट स्टॉर्म किंग कहा जाता है। कुछ कहानियों के अंदर बता रखा है कि इसने पूरे 1000 ईयर्स तक राज किया, इसलिए इसे किंग ऑफ 1000 ईयर्स भी कहा जाता है। देखो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट इसके स्टॉर्म एंड बनाने में हेल्प करते हैं और जो पैक्ट होता है उसके तहत गांव और जो सिटी का एरिया होता है उसके अंदर फर्स्ट मैन रहेंगे और जो जंगल होंगे उनके अंदर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट रहेंगे। लेकिन ये क्या करता है, ये जब किंग बनता है और इसका पूरा किला बन के तैयार हो जाता है, सुनामी को भी सहन लेता है, उसके बाद में जो रेनवुड का एरिया है जो कि पूरे जंगल है वो अपने कब्जे में ले लेता है। वहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये अपने कब्जे में ले लेता है। इसकी वजह से छोटी मोटी लड़ाइयाँ वापस चालू तो हो जाती है, लेकिन इसके मरने के बाद में जो इसका बेटा होता है वो रेनवुड को वापस चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को दे देता है और इस तरह ह्यूमन और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के बीच में शांति स्थापित होती है।